के हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इलेक्शन का टाइम अब बहुत जोर शोर पे है और टुमारो इज वोटर्स डे। वोटर्स डे की पूर्व संध्या पर हम सब आज एकत्रित हुए। ये एक सिविक मूवमेंट आज आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं और आपको हम सब इसके भागीदार बनाने हैं। ग्लोबल मिटास का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके एजिस पे जननीति के साथ जो एक ग्लोबल थिंक टैंक है, उन्होंने इस पूरे इवेंट को रियलिटी में पेश करने के लिए हमारी बहुत मदद की। मेरा नाम अमन बंदवी है। मैं साडा खिरदा पंजाब फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज। मेरे साथ हरमीत सिंह जो ग्लोबल मिडास फाउंडेशन से हैं, हमारे सीनियर श्री राम नगीना जी जो वेटरन हैं हर उस आंदोलन के जो आज़ादी के बाद हुए, मेरे साथ सरदार इंद्रप्रीत सिंह और उनके साथ अभिषेक, ये दोनों जन आंदोलन और जो आपने आज जिसको हम अनवील कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, दिल्ली पीपल्स मैनिफेस्टो, दिल्ली जन घोषणा पत्र, उसके ये सूत्रधार है, कन्वीनर है और कर्ता धर्ता है। और मेरे साथ डॉक्टर ओमकार मित्तल जो कि पीपल्स मैनिफेस्टो सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस के एक बहुत व्यापक और ट्रस्टेड नाम है काफी सिरे से। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए भूमिका सेट करता हूं। मुझे श्री राम मनोहर लोहिया जी की एक पंक्ति याद आती है, जब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। इसका मूल तंत्र ये है कि हम लोग जब भी अपनी आवाज उठाएं, हमें उस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए जो कि पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को समझ आए। इसको एक्सपैंड करने के लिए मेरे साथी जो ग्लोबल मिडास फाउंडेशन से है, आपको कुछ इसकी हिस्ट्री देंगे। मैं पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में इतना कहूंगा कि आज हमारे सिटीजन सिविक ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग मोर्चे पे बैठे हैं। टीचर्स जो हैं अपनी सैलरी के लिए, अपनी बहाली के लिए, अपनी पोस्टिंग के लिए संगरूर से लेके चंडीगढ़ तक सड़कों पर बैठे हैं। बुड्ढा नाला दरिया लुधियाना के पास एनवायरमेंटलिस्ट वहां पर मोर्चा संभाले बैठे हैं। और किसानों के बारे में हम सब बखूबी जानते हैं, वो कब से बैठे हैं और कितना ध्यान सरकार उनकी तरफ दे रही है, ये भी सब जग जाहिर है। अब इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? हम इसको इस तरह से आज अंडरस्टैंड करते हैं कि जितने भी मोर्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी आइडियलिस्ट सोच के साथ आगे चल रहे हैं, कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो सब लोगों की आवाज उठा रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। लेकिन व्हाई डजंट द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट लिसन टू देम? हमारी आवाज आगे तक क्यों नहीं जाती? तो इसीलिए जिस पंक्ति से मैंने शुरू किया, सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। हम जब तक सड़क पे नहीं उतरते, एक एक्टिव पीपल्स मूवमेंट नहीं बनाते और उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में उसके साथ मेल नहीं खाते, उसको आज की लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट नहीं करते, तब तक जिसको हम सुनाना चाहते हैं अपनी बात, वो बात नहीं सुन पाएगा। और अगर सुनता भी है तो सुन के अनदेखा कर देता है, आगे से अनदेखा नहीं कर सके। मेरी आज अपील दिल्ली से और पंजाब से सिटीजन से कि आप प्लीज जागरूक हो, अपना राइट टू फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करें, अपना वोट अवश्य दें और अपनी आवाज को बुलंद करें। क्या वो प्रॉमिसेस होते हैं, क्या वो स्कीम्स होती हैं, मैनिफेस्टो हम किसे कहते हैं, वो क्या होता है घोषणा पत्र, इसको आप जानें। हमारी अपील ये है, जिससे हम इन सब साथियों से जुड़े, कि मैनिफेस्टो शुड हैव लीगल सैंक्टिटी। टुडे इट डज नॉट हैव एनी लीगल सैंक्टिटी। एक सिंबॉलिक जेस्चर। सारे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ दिन पहले या किसी टाइम तो कुछ घंटों पहले अपना मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं। इट हैज बिकम अ जोक। मैनिफेस्टोज आर एन इंडिकेटर ऑफ मैंडेट्स, शुड बी एन इंडिकेटर ऑफ मैंडेट्स। वो क्यों नहीं है? और आज दिल्ली जन घोषणा पत्र क्या है, क्या चीज हम रिलीज कर रहे हैं, क्या हम जनता को सुपुर्द कर रहे हैं, क्या हमारी आवाज बनेगा, इसके ऊपर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब शुरू में मैं आग्रह करूंगा हरमीत सिंह से
जो ग्लोबल मिडास फाउंडेशन से आपको एक संस्था का जो कार्य प्रणाली है उससे अवगत कराएं और फिर हम इंद्रप्रीत जी के पास आएंगे करने के साथ जो हुआ और ब्लेम गेम शुरू हो गई, कोई किसी को जिम्मेदारी दे रहा था, कोई किसको जिम्मेदारी दे रहा था। जब हमने ये देखा वहां से, तो हम लोगों ने निश्चय किया कि ठीक है, अब हम इनकी आवाज बन के उठाएंगे और कंटेस्ट करेंगे। तो हमने वहां पे राजेंद्र नगर विधानसभा से अपनी नॉमिनेशन फाइल करी। तो मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, तो हमने वहां से मैंने नॉमिनेशन भरा। साथ ही साथ में जो राजेंद्र नगर है, ये वो सीट है जहाँ से राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक और यहाँ के जो मेयर है वो सारे के सारे उसी एरिया से आते हैं। जब हमने वहां नॉमिनेशन भरा और 5 साल से हमारा ये कैंपेन चल रहा था, और जब ये आवाजें बुलंद होने लगी, तो 55 से 60% वहां की जो वोटें हैं वो सिख और पंजाबियों की है। किसी भी पार्टी ने जब नॉमिनेशन का टाइम आया, किसी भी सिख और पंजाबी कैंडिडेट को किसी भी पार्टी ने इसमें से उतारा नहीं। वो एक ऐसी सीट है जिस सीट पे 100% बीजेपी को वोट जो है बाइकआउट किया जाता है, और उसकी सीटें जाती हैं, वोटें जाती है सिख और पंजाबियों की आम आदमी पार्टी को। साथ ही साथ में जो वहां का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे जो भी कारोबारी है मैक्सिमम सारे राजेंद्र नगर से है, तो वो भी अपने जो लेबर को बोलते हैं वो भी वहीं से वोट डालते हैं। अब जब वहां पे हमारी एक्टिविटी 5 साल से चलती हुई और ये राजेंद्र नगर वाली चीज को हमने जब उठाया बच्चों के साथ जो हुआ, तब वहां से हमें प्रेशर बनाया गया, बाहर हटने के लिए बोला गया, और उसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवाई गई जो आज तक ना हमने कभी सुनी है ना कभी देखी है। उसका नतीजा ये आया कि जिस दिन नॉमिनेशन हुए, तो नॉमिनेशन के दिन में सिर्फ 2 उम्मीदवारों की वहां से नॉमिनेशन खारिज करी गई टेक्निकल रीजन में। एक में सरदार इंद्रप्रीत सिंह और दूसरा वहां पे जो चला गया उनका नाम था ध्रुव, वो भी थे, और ध्रुव जो है वो भी पंजाबी है। तो सवाल ये है कि अब अगर देखें कि नई दिल्ली की या अपनी राजेंद्र नगर विधानसभा से कौन कैंडिडेट है, तो एक ही उपाय मिलता है कि अगर यहाँ से आवाज दबा दी जाए सिखों की, पंजाबियों की, तो वो आवाज पंजाब तक भी नहीं पहुंचेगी। अब स्टेट केस में हमने पंजाब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो पंजाब से जो बातें निकल के आई वो मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद यहाँ के लोगों के लिए पहली बार ऐसा सुना होगा। सारी की सारी जो आज यहाँ की पॉलिटिकल फंडिंग करी जा रही है आम आदमी पार्टी की, वो सारी की सारी फंडिंग का जो सूत्र है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब है। तो पंजाब जो आज डेट क्राइसिस में है, वहां वो सैलरी नहीं दे पा रहे, टीचर स्टूडेंट्स एनवायरमेंट मोर्चे पे लगे हुए हैं सैलरियों के लिए, और भर भर से वो पैसा लाके दिल्ली में लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जब हमने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो जितने भी वहां मोर्चे खुले हैं, जो अभी अमन जी ने बताया, वो सारे लोग हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पे गवर्नमेंट उनकी बात दबा रही है। अब उसका नतीजा ये है कि उन्हें जब पता चला कि ऐसे कोई दिल्ली से संगठन आया है और ऐसी बातें कर रहा है, तो उन्होंने हमें समर्थन दिया। और अब इस विधानसभा चुनाव के अंदर नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल हारेंगे बुरी तरीके से। हारने के साथ में आम आदमी पार्टी पे भी यहाँ पे विठल बैठेगा, और साथ ही साथ आप इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखेंगे कि डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका ये आएगा कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाएगी। तो ये जो जन आंदोलन की एक शुरुआत हुई है जो पंजाब से किया गया, उसके पीछे यही निकल के आया कि आज जो दिल्ली का वेलफेयर डेवलपमेंट मॉडल ले जाके पंजाब वालों को दिखाया गया, एनआरआईज को दिखाया गया, यहाँ पे 1+1 की स्कीम चलाई गई और वहां बोला गया कि हम नशे से लड़ाई कर रहे हैं। तो सारी चीजें जो यहाँ की दिखा के वहां पे अपने आप को काबिज किया, और उसको रोकने के लिए ये मूवमेंट अब बड़ा अच्छा शेप ले चुकी है। तो इसी चीजों के साथ मैं बताना चाहूंगा कि ये जो अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और जो ये पब्लिक मैनिफेस्टो बनाया गया है, हर पार्टी अपनी तरफ से एक ही मैनिफेस्टो दे रही है कि आज लेडीज के लिए क्या सुविधा है, उसके साथ में सीनियर सिटीजन के लिए क्या सुविधा है। तो जो इन्होंने 18,000 रुपए की अनाउंसमेंट करी कि मंदिर के पुजारियों को और ग्रंथी साहिबानों को 18,000 दिया जाएगा, तो एंटी सिख एंटी पंजाबी स्टैंड इनका क्या है, ये यहीं से पता चलता है, जो इन्होंने राजेंद्र नगर में किया और जो ये पूरे पंजाब में कर रहे हैं। और जिस दिन ये अनाउंसमेंट इन्होंने 18,000 रुपए की करी, नई दिल्ली विधानसभा के अंदर हम लोगों ने एक कार्यक्रम करा गया जहां पुजारी थे, और उसी पुजारियों की संसद के बाद और उसी धर्म संवाद के बाद इमीडिएटली ये अनाउंसमेंट आ गई। तो ये कहना है कि जो भी ये जुमले दिए जा रहे हैं, इन जुमलों के नीचे कोई तंत्र नहीं है, और 13 साल का वेलफेयर और डेवलपमेंट कहीं पर भी नहीं है। और इस बार नई दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल का हारना, दिल्ली को नया एक प्लेटफॉर्म देना
और पंजाब के अंदर भी आने वाले सालों में पंजाब को बचाना, ये रिजल्ट इस विधानसभा में आपके सामने बड़ी जल्द है। थैंक यू। यश मैन है और बाकी सभी लोग बाहर जा चुके हैं। 95% लोग जो नेशनल काउंसिल के मेंबर होते थे वो पार्टी छोड़ गए। मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में ऐसा कोई भी संगठन या पार्टी होगा जिसके 95% लोग अपने संगठन को छोड़ के चले गए, वो भी 10 से 12 साल के अंतराल में। दूसरा, उनकी एग्जीक्यूटिव बनी थी जिसमें 32 मेंबर होते थे, 30 मेंबर होते थे, उनमें से भी ज्यादातर छोड़ के चले गए। फिर इसके बाद जो तीसरा था वो ये था कि हमारा जो बहुत सारे साथी थे इस दौरान उनकी जान गई। ऐसे लोगों की लिस्ट सैकड़ों में है जो आंदोलन से जुड़े थे, उनको कुछ नहीं मिला, वो इस उम्मीद में मर गए कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ और बुरा हो गया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को भी उसी मॉडल में ले आया है जैसे वो दिल्ली को चलाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर इसके लिए मैं ये क्योंकि हमारी लड़ाई जो थी पहले बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ थी, तो अब इस लड़ाई में एक और नया चेहरा आ गया है, आम आदमी पार्टी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो जन घोषणा पत्र बनाया उसके जो हमारे 26 मुख्य बिंदु हैं, उन 26 मुख्य बिंदुओं को मैं अभी आपको पढ़ के भी बताऊंगा कि क्या क्या मुख्य बिंदु है। उन मुख्य बिंदुओं में जो चीज निकल के आई है कि दिल्ली का विकास पिछले 12-13 साल में बिल्कुल रुक सा गया है, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर केजरीवाल जी जो है सेंटर को दोषी बताते हैं और सेंटर केजरीवाल जी को दोषी बताता है, और कांग्रेस पार्टी जो है वो दोनों को दोषी बताती है, लेकिन दोषी वास्तव में तीनों हैं, क्योंकि ये वे केजरीवाल जी हैं जिन्होंने तीनों के साथ समझौता किया, दोनों के साथ समझौता किया। वो जब उनका मौका आया तो उन्होंने कांग्रेस से माफी मांगी, और जब मौका आया तो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गया और बीजेपी से समझौता किया। तो ये मुद्दा जो है और जो ये विषय है वो विषय बहुत व्यापक है। वो आंदोलन जो था वो बीजेपी और कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों के जो निरंकुशता की राजनीतिक स्वार्थ थे उनके खिलाफ किया गया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन। और आज उसी का अगला चरण जो है ये पिछले 40 दिन से शुरू है, और साथ ही साथ उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो निकल के आई है, क्योंकि ये जो हमारा दिल्ली का जन घोषणा पत्र है इसमें हम सभी प्रमुख लोगों से मिले, नई दिल्ली क्षेत्र के कई 100 लोगों से हम मिले, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यहाँ पर नई दिल्ली क्षेत्र में केजरीवाल जी की इतनी खराब छवि हो चुकी है। हमें तो कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके यहाँ 2-2 लाख के बिल आए हैं। पानी और बहुत सारी जो फंडामेंटल जरूरतें हैं उससे लोग रूबरू उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट और साथ ही साथ एक परसेप्शन मैनेजमेंट के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। दिल्ली में स्थितियां बहुत खराब हुई है, ना हवा साफ है, ना पानी साफ है, ना नियत साफ है, ना साथ ही साथ सरकारी तंत्र साफ है। भ्रष्टाचार जो है वो 3 गुना बढ़ चुका है। यहाँ पर हमें वो लोग भी मिले जो व्यापारी थे, हमें पता चला कि भाई व्यापारियों से वसूली जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे ऐसे आम आदमी पार्टी के लोग हैं जिनको 6,000 रुपए पगार पर परिवर्तन संस्था में रखा गया था। नाम अगर सुनना चाहते हैं तो उनका नाम है दुर्गेश पाठक और विभव कुमार और ऐसे कुछ और लोग, और आज उनकी संपत्तियां 100 करोड़ 200 करोड़ हो गई हैं। ये वो आम आदमी है जो बोलते थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, आज ये सब कुछ ले रहे हैं। और भ्रष्टाचार का आलम ये, आप मीडिया से हैं, आपको पता होगा कि कहां पर क्या आदमी कर रहा है, उसी को हम एक बार फिर से बता रहे हैं। तो जो हमारे साथी अन्ना आंदोलन से जुड़े थे, जो दूसरे आंदोलन से जुड़े थे, उन्होंने तय किया है कि इस बार केजरीवाल जी को हमें सबक सिखाना है, और सबक सिखाने के लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो नई दिल्ली है। ये जो जन घोषणा पत्र में जो विषय है, ये विषय में प्रवासी नीति, दिल्ली यमुना की स्थिति, जल की स्थिति, संविदा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, रेहड़ी पटरी वालों की स्थिति, दिल्ली की औद्योगिक नीति, दिल्ली की स्मार्ट सिटी और अनुसंधान नीति, दिल्ली के युवा रोजगार और स्वरोजगार नीति, दिल्ली के प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा नीति, दिल्ली का यातायात की स्थिति, वरिष्ठ नागरिक और विकलांगों की स्थिति, महिला और बच्चों की स्थिति, स्लम और जेजे क्लस्टर का विकास, पीने का पानी, हेल्थ केयर, और साथ ही साथ ये फ्रीबी योजनाओं का आकलन की वो जनता को कितना उससे फायदा मिल रहा है। फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली का ग्राम क्षेत्र विकास, दिल्ली का प्रशासनिक सुधार, दिल्ली की कला संस्कृति और भाषा और उसके संबंधित विषय, खाद्य सुरक्षा और विपणन नीति, नशा मुक्त दिल्ली,
और इसके अलावा दिल्ली की ऊर्जा नीति और साथ ही साथ दिल्ली की पर्यावरण और पर्यावरण संबंधित नीतियां, दिल्ली के नगर नियोजन और अवैध कॉलोनियों के विषय में किए गए काम, स्वास्थ्य नीति, कचरा प्रबंधन और साथ ही साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण, जो मल्ला सभा का नाम उन्होंने दिया था, और सशक्त लोकपाल की बात की थी, उन सारे विषयों को इसमें हमने जोड़ने का प्रयास किया है। और भी बहुत सारे विषय हैं, वो अगले ड्राफ्ट में हम देंगे आपको। साथ ही साथ ये जो सारी चीजों का जो निचोड़ है कि आम आदमी पार्टी ने 13 साल में जितने भी मैनिफेस्टो रिलीज किए दिल्ली के लिए, चाहे वो 2013 का हो, चाहे 2015 का हो, चाहे 2020 का हो, तीनों में जो उन्होंने वादे किए थे उनका 95% काम उन्होंने नहीं किया है। और सिर्फ वो वादे रहे हैं। केजरीवाल जी ने अपना सत्ता बढ़ाने और सत्ता पाने के चक्कर में सारा अपना एनर्जी उस पे लगा दी और दिल्ली के लिए कुछ काम नहीं किया। इतना ही मेरा कहना है। आप धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक। देश में और जनतंत्र में आम जनता और आम जनता के दुखों को दूर करने में आप लोगों की बड़ी भूमिका होती है। जनतंत्र का चौथा पाया है मीडिया, इसलिए मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इस देश में जब जब देश के लोगों पर विपत्ति आई है, उनकी सुविधाएं कम हुई हैं, तो उसमें मीडिया ने प्रमुख कर्तव्य निभाया है, बड़ा रोल प्ले किया। एक बार पुनः मीडिया को आगे आना होगा। देश की जो वर्तमान स्थिति है उसमें मीडिया को अपनी भूमिका निभानी होगी। आज आजादी के 78 साल बाद देश की राजधानी में पीने का शुद्ध पानी नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमुना का पानी आज भी जहर है। आज भी यहाँ की झोपड़ियों में, यहाँ की अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज में जो जन सिविक सुविधाएं होनी चाहिए वो आज भी उपलब्ध नहीं है। जब चुनाव आता है तो वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे शर्त के साथ होते हैं। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो उन वादों को भुला दिया जाता है। मैं एक सीनियर सिटीजन होने के नाते आपको बताऊं, पिछले 5 वर्षों से दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को जो सहायता दी जाती है माहवारी, वो बंद है। अब जब पुनः चुनाव आया है तो उन सुविधाओं में बढ़ोतरी करके देने का वादा किया जा रहा है। यहाँ के लोगों को 3 बार वर्तमान सरकार ने वादा किया कि सभी लोगों को, खास तौर से वरिष्ठ नागरिकों को, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। इस बार पुनः वह वादा किया जा रहा है। दूसरी पार्टियां भी ये वादा कर रही हैं। आप लोगों को स्मरण दिलाता हूं, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ,